क्रांतिकारियों की सच्ची कहानियाँ किसी थ्रिलर से कम रोमांचक नहीं है। मैं ऐसी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। सच्ची, बिल्कुल सच्ची कहानी। पूर्ण अमावस्या के पहले की रात थी। डार्क पिच नाइट। उस गहन अंधकार में दो घोड़ों पर दो सवार बढ़ते चले जा रहे थे। अपनी चाल में कभी गति देते तो कभी धीमा हो जाते। रह रह कर हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई पड़ती। बहुत ही डरावना था। न जाने कौन सा जंगली जानवर से सामना हो जाए या कोई विषैला जीव मिल जाए। मिट्टी की सड़क थी, यानी कच्चा रोड। इस पर घोड़ों के टापों की आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, लेकिन ये दोनों सवार चौकन्ना भी थे। कहीं इन पर नज़र तो नहीं रखी जा रही है। दोनों सतर्क होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़े जा रहे थे। एक बेहद गोपनीय मिशन था यह। बंगाल के नदिया जिले से अपने क्रांतिकारी साथी रेवती मोहन नाग को वहां से सुरक्षित निकालना था। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें अरेस्ट करने के लिए एक ट्रूप रवाना कर दिया था। महर्षि जी को गुप्त सूचना मिली थी। समय कम था। वे स्वयं एक मंजे हुए घुड़सवार थे। स्थिति की नज़ाकत देखते हुए उन्होंने स्वयं ही इस मिशन पर निकलने की ठानी। साथियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता थी। अब तक तो समझ ही गए होंगे कि मैं स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों की एक कहानी लेकर आया हूँ। एक घोड़े पर सवार थे महर्षि चुनचुन पांडे। अंग्रेजों ने इन्हें एक बेहद खतरनाक विप्लवी माना था और इनका कोड नाम था K1, खतरनाक नंबर 1। लेकिन वे महर्षि जी कहे जाते, एक निष्प्रिय ऋषि जिसे जुनून था अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। दूसरा सवार महर्षि जी का विश्वासपात्र सेवक विरंची थे, मुंह लगा भी और बुद्धिमान भी। इस योजना में कोई खलल नहीं पड़े, इसलिए दो घोड़ों की व्यवस्था रखी गई थी। अमावस्या की पूर्व संध्या थी वो, यानी पूरी रात गहन अंधकार में ही यात्रा करनी थी। महर्षि जी की माता यूं तो एक बहुत ही हिम्मती और बहादुर महिला थी, फिर भी थोड़ा भावुक होकर उन्होंने कहा, बेटा, रास्ता बहुत ही कठिन है, ऊपर से रात भी गहराता जा रहा है। बात पूरी होने के पहले ही महर्षि जी ने हुंकार भरी, मैं मृत्युंजय हूँ, काल को भी हकाल देने वाला। फिर थोड़ा रुक कर कहा, मैं जिस कार्य के लिए निकल रहा हूँ बेहद ज़रूरी है, जान लगा कर भी इसे अंजाम देना है। चिंता मत करो माँ। धूप अंधेरे में रुक रुक कर बिरंची की आवाज़ निकल जाती। लगता है कोई जंगली जानवर है, कुछ आवाज़ करता भागा। महर्षि जी उन्हें चुप करा देते, बस चुपचाप चलते रहो, भगवान शिव हमारे साथ हैं, हर हर महादेव। यह सुनकर विरंची का हौसला छलांगे लगाने लगता। उन दोनों का बस एक ही मकसद था, किसी तरह दिन का उजाला फैलने के पहले नाग महाशय को लेकर वहां से निकलना। एक बेचैनी उन्हें परेशान कर रही थी। बीच में खुले जगहों पर थोड़ी देर सुस्ता लेते, साथ में लाए रोटी और अचार खाकर हल्की भूख मिटा लेते। और महर्षि जी अपने प्यारे आंसुओं को कैसे भूल जाते, उनके लिए भी ताजे ताजे घास थे। चलते चलते रात का अंधेरा छटने लगा और सुबह का उजाला फैलने लगा था। सावधानी के तौर पर महर्षि जी ने दूसरे रास्ते से नाग महाशय के घर जाने की सोची। उन्होंने अपने लिए थोड़ा घुमावदार रास्ता चुना। अपनी पहचान छिपाने की कोशिश भी थी। एक आम आदमी की तरह रास्ता तय कर रहे थे, चेहरे की निश्चिंतता से अपनी आंतरिक बेचैनी छुपाने की कोशिश कर रहे थे।
उधर बिरंची नाग महाशय के घर पहुंच चुके थे। नाग महाशय के लिए यह अप्रत्याशित था। यह अचंभित हो पूछा उन्होंने, सब कुशल तो है? और महर्षि जी? बिरंची ने कहा, हाँ, सब ठीक ही समझिए। महर्षि जी भी बस आते ही होंगे। दोनों महर्षि जी का आने का इंतजार करते रहे बिना किसी बातचीत के। दोनों महर्षि जी के आने में देरी से बेचैन होने लगे। उन्हें महर्षि जी की भी चिंता होने लगी, कारण ब्रिटिश सत्ता की नज़र से छिपते हुए गंतव्य तक आना एक बड़ी चुनौती थी। उधर उतनी बेचैनी महर्षि जी को भी थी। ब्रिटिश टुकड़ी से बचाकर नाग महाशय को वहां से निकाल लेना था। दोनों ओर असहज स्थिति थी। विरंची तो किसी अनहोनी की आशंका से अस्थिर उठते, लेकिन फिर इन्हें महर्षि जी के वचन याद आ जाते, मैं मृत्युंजय हूँ। नाग महाशय उनकी बेचैनी भांप रहे थे, लेकिन वे मौन ही साधे रहे। पल पल की देरी कई आशंकाओं को जन्म दे रही थी। महर्षि जी अपनी उतावली को प्रयासपूर्वक छिपाए हुए चल रहे थे। नाग महाशय के आवास के पहले कुछ दूरी पर उन्होंने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और पैदल ही चल पड़े उनके आवास की ओर। उन्हें दूर से आता देख विरंची खिल उठे, लेकिन उनका घोड़ा कहाँ छोड़ा है? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संगठन को खड़ा करने के लिए महर्षि जी ने शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने को पुख्ता कर लिया था, एक मॉडर्न कमांडो की तरह। नजरें हमेशा सतर्क रहती, दिमाग हमेशा चौकन्ना। महर्षि जी ने कहा, सब ठीक ठाक है, समय कम है और हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। फिर नाग महाशय को अलग ले जाकर धीरे से कान में बताया, आपके पीछे ब्रिटिश ट्रूप लगी है, बिना देर किए निकल चलना है। नाग महाशय केवल धोती कुर्ते में थे, उसी हाल में निकल पड़े। क्रांतिकारियों की दिनचर्या ऐसी ही थी, पलक झपकते ही निर्णय लेना पड़ता था। अगर ब्रिटिश टुकड़ी आ जाती तो सारी योजना पर पानी फिर जाता। नाग महाशय की मां ने कहा, सुबह सुबह यूं ही निकलोगे? महर्षि जी ने कहा, जल्दी ही लौटेंगे हम लोग। फिर नाग महाशय को लगभग खींचते हुए निकल गए। जो घोड़ा थोड़ा तरोताजा दिखा उस पर नाग महाशय को बिठाया और कहा, आप आगे चलें, हम लोग पीछे रहेंगे, जिससे आप पर नज़र भी रहे और हमारा प्रस्थान किसी योजना का हिस्सा भी नहीं लगे। अचानक जरूरत पड़ी तो हम लोग आपके पास रहेंगे। पूरी तरह दिन निकलने के पहले ही वे सभी लोग बस्ती से दूर निकल गए। खतरा कम हो चला था, फिर भी अभी विश्राम करना उचित नहीं था। घंटों घंटों चलने के बाद एक धर्मशाला दिखी। वहीं सभी उतरकर आराम फरमाने लगे। घोड़ों को भी एक पेड़ की छाया में विश्राम करने दिया। महर्षि जी ने दोनों घोड़ों की पीठ पर हाथ फेरते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट की। इन मुख साथियों ने अपनी स्वामी भक्ति दिखा दी थी। अब खतरा टल चुका था। जब तक ब्रिटिश फौज पहुंचती, पंछी उड़ चुका था। अब धीमी चाल से एक छोटा सा काफिला आगे बढ़ने लगा। लगभग रात होने पर सभी लोग रामपुर भगवान पहुंचे। रामपुर भगवान महर्षि जी का आवास था। वहां पहुंचकर नाग महाशय को एक सामान्य सा कपड़ा पहनाकर घर के रसोइये जैसा बना दिया गया। एक मिशन पूरा हो चुका था, अब आगे की योजना बनानी थी। महर्षि जी घर के बाहर खुले आसमां में आम के एक पेड़ के नीचे बिछी खाट पर पसर गए। लगभग 26-27 घंटे का सफर तय किया था। खाट पर पड़ते हुए निद्रा के आगोश में चले गए। मैना गया वन में, सोचो अपने मन में। बचपन में हम लोगों ने बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनी है। सेशन के अंत में कहानी सुनाने वाले कहते,
मैना गया वन में, सोचो अपने मन में। क्रांतिकारियों से जुड़ी एक सत्य घटना सुनाने के बाद मैं कहना चाहूँगा, आपके आइकॉन, आपके आदर्श कैसे हों। महर्षि चुनचुन जैसे लोग जो अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा शीश अपनी हथेली पर लिए फिरते थे, या कोई और, सोचिएगा अपने मन में। महर्षि जी के जीवन से जुड़ा एक और प्रसंग साझा कर रहा हूँ। इनके नाम का एक आतंक सा था अंग्रेज़ों के हृदय में। इस कारण इन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से भी तोड़ने की पुरकस कोशिश की गई साम्राज्यवादियों द्वारा। यंत्रणा का लंबा दौर चला। इन्हें 12 वर्ष लाहौर में कैद रखा गया था। घर आर्थिक रूप से विपन्न हो चुका था। एक शाम महर्षि जी ने एक बूढ़ी भिखारिन माँ को देखा। कपड़े बेहद जीर्ण थे। महर्षि जी एकमात्र धोती पहने हुए थे और उससे ही आधा शरीर ढके हुए थे। उन्होंने उस भिखारिन माँ को देखा तो स्वयं एक गमछा लपेटकर अपनी धोती उस बूढ़ी माँ को दे दी। यह क्रांतिकारियों के जीवन दर्शन की एक झलक मात्र थी, जिन्हें ब्रिटिश सरकार आतंकवादी कहा करते। विडंबना यह है कि स्वाधीन भारत में भी कुछ नेताओं ने क्रांतिकारियों को आतंकी कहा है। अब एक सवाल रखता हूँ, जिन्होंने भारत माता के चरणों पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, क्या उनके बलिदान का प्रतिदान किया जा सकता है? कदापि नहीं। यह तो 2 पन्ने थे महर्षि जी के जीवन के, और कुछ एक तथ्य रख रहा हूँ महर्षि जी से संबंधित। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में पिछले वर्ष इसी स्वाधीनता दिवस पर मैकपाई के बैनर तले एक लघु फिल्म रिलीज की गई। नाम था अक्षत पुष्प। इसमें 75 क्रांति नायकों को पोर्ट्रे किया गया था। महर्षि चुनचुन को पोर्ट्रे किया गया अक्षत पुष्प के डायरेक्टर अभिषेक चंदन जी द्वारा। यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया शॉट अक्षत पुष्प के सौजन्य से है। पिछले वर्ष भारत सरकार के डाक तार विभाग ने महर्षि चुनचुन की पावन स्मृति में एक डाक कवर जारी किया है। अभी कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।